दोस्तों हाल ही में मैंने द रिचर्ड नाम की एक अमेरिकन सुपरनैचुरल हॉरर मूवी देखी है जो इसी साल रिलीज हुई है। इस मूवी को पियर्स ब्रदर्स यानी कि ड्रू पियर्स और ब्रेट पियर्स ने लिखा एंड डायरेक्ट किया है। द रिचर्ड को IMDb पे मिले हैं 5.8 स्टार्स आउट ऑफ 10, रॉटन टोमेटोज पे इट्स 75% फ्रेश और इस फिल्म की मेटाक्रिटिक स्कोर है 61 आउट ऑफ 100। तो आज के इस वीडियो में हम और आप मिलकर इस फिल्म की कहानी को ब्रीफली जानते हुए इस फिल्म से रिलेटेड कुछ थियरीज उसमें दिखाए गए मॉन्स्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मूवी की शुरुआत 1985 में होती है, जहां मेगन नाम की एक लड़की गैम्बल फैमिली के घर आती है टू बेबीसिट देयर किड। मेगन को घर के बेसमेंट से कुछ आवाज आती है और जब वो वहां जाती है तो वो एक मॉन्स्टर को देखती है जो कि गैम्बल फैमिली के बच्ची को खा रही थी। मेगन स्टेयर्स की तरफ जाती है और देखती है कि वहां मिस्टर गैम्बल खड़े हैं, पर वो बेसमेंट के डोर को बंद कर देते हैं और मेगन को वो मॉन्स्टर खा जाती है। डोर के बाहर हम व्यूअर्स एक स्ट्रेंज सिंबल के कार्विंग को देखते हैं और कहानी अब प्रेजेंट डे में शिफ्ट होती है। प्रेजेंट ईयर में 5 डेज पहले बेन नाम का एक टीन अपने फादर लियाम के पास रहने आया है और बेन के पेरेंट्स का डिवोर्स चल रहा होता है। बेन लियाम के मरीना में काम करने लगता है, जहां वो मैलेरी नाम की एक लड़की से मिलता है और उनके बीच दोस्ती हो जाती है। बेन यहाँ लियाम को एक औरत के साथ देखता है जिसका नाम सेरा था और सेरा लियाम को डेट कर रही थी। मीनवाइल हम लियाम के नेबर एबी से मिलते हैं जो अपने बड़े बेटे डिलो के साथ फॉरेस्ट में होती है। डिलो को फॉरेस्ट में एक अजीब सा सिंबल मिलता है जो कि हमने गैम्बल फैमिली के घर पे देखा था और डिलो को फॉरेस्ट में एबी की आवाज सुनाई देती है जो एक ट्री से आ रही थी। ये आवाज डिलो को पहले तो प्यार से अंदर बुलाती है लेकिन फिर गुस्से में। तभी असली एबी डिलो के पास आ जाती है और वो दोनों घर चले जाते हैं। यहाँ ट्री के नीचे हम व्यूअर्स एक क्रीचर के पॉइंटेड हैंड्स भी देखते हैं जो कि शायद वही मॉन्स्टर था, लेकिन एबी और डिलो के जाने के बाद वो ट्री भी गायब हो जाता है। एनीवेज एबी घर पे अपने हस्बैंड टाई और छोटे बेटे सैम के पास आती है और हम देखते हैं कि एबी के गाड़ी में एक डियर की डेड बॉडी होती है। असल में एबी की गाड़ी रास्ते में एक डियर से टकरा गई थी और क्योंकि इट वाज ए गुड मीट तो वो उसे घर ले आती है। एबी डियर को काटती है लेकिन सरप्राइजिंगली डियर के ऑर्गन्स उसके बॉडी से ऐसे निकलते हैं एज इफ वो सड़े हुए हो। एबी उसे वहां छोड़ जाती है और रात को हम व्यूअर्स डियर के अंदर से उसी क्रीचर को बाहर निकलते देखते हैं। उसी रात बेन को घर के रूफ से कुछ आवाजें आती है और वो बाहर जाकर चेक करता है। उसे एबी के घर में एक होल दिखाई देता है जहां एक एनिमल था और यहाँ हम बेन के पीछे उस क्रीचर को भी देख पाते हैं। लेकिन तभी टाई घर के पोर्च की लाइट्स ऑन कर देता है और वो क्रीचर तब तक गायब हो चुका था। अगले दिन घर के बाहर एबी को भी वही होल मिलता है जो पिछली रात बेन ने देखा था और उस एरिया में जो फ्लावर्स ग्रो कर रहे थे वो मर गए थे। उसी रात जब एबी अपने छोटे बेटे सैम के क्रिब को चेक करने जाती है तो उसे क्रिब में कुछ लकड़ियां मिलती हैं, जिसके बाद वो मॉन्स्टर एबी को खींच के ले जाता है। दूसरी तरफ बेन लियाम और सारा के साथ डिनर का प्लान करता है, लेकिन वो लियाम के इस रिलेशनशिप से खुश नहीं था। शायद यही वजह थी कि बेन इम्पल्सिवली डिनर मिस करके मैलेरी के साथ एक पार्टी में चला जाता है। बेन पार्टी में बहुत शराब पी लेता है और कुछ लोकल किड्स के साथ उसकी खास नहीं बनती। खैर वो घर लेट आता है जहां वो एबी को एक बच्चे को पकड़कर फॉरेस्ट की तरफ जाते देखता है। बेन एबी को बुलाने की कोशिश करता है पर वहां लियाम आ जाता है जो बेन को पूरे एरिया में ढूंढ रहा था। बेन का लियाम से आर्ग्यूमेंट होता है और बेन सारा को बुरा भला कह देता है जो सारा सुन लेती है। खैर अगले दिन मरीना में बेन डिलो से दोस्ती करता है और वो कहता है कि अगर उसके घर में कुछ अजीब हो तो वो बेन को बताए। मरीना में काम खत्म करने के बाद बेन सारा से माफी मांगता है और वो सारा से एक राइड भी मांगता है क्योंकि लियाम ऑफिस में लेट तक काम कर रहा था। रास्ते में बेन और सारा की बातचीत होती है जहां बेन सारा को एक सेकेंड चांस देने के लिए राजी हो जाता है। जब बेन घर वापस आता है तो वो डिलो को उसके रूम में पाता है जो एबी से छुपा हुआ था। डिलो का कहना था कि एबी स्ट्रेंज बिहेव कर रही है और वो बहुत डरा हुआ था। एबी बेन के घर आती है और डिलो के बारे में पूछती है, लेकिन बेन उसे अंदर आने नहीं देता। एबी बहुत अजीब बिहेव करती है और वो बेन को थ्रेटन भी करती है, लेकिन तभी टाई आ जाता है और टाई की आवाज़ सुनकर डिलो नीचे आता है। घर जाकर डिलो टाई को एबी के बारे में बताता है पर टाई उसकी बातों को इग्नोर कर देता है। यहाँ हम व्यूअर्स कुछ सीन्स में एबी को स्ट्रेंज एक्ट करते हुए देखते हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि एबी को उस क्रीचर ने पजेस कर लिया है। खैर अगले दिन बेन लेट उठता है और मरीना पे लेट पहुंचता है, लेकिन उसे वहाँ डिलो नहीं मिलता, जबकि उस दिन डिलो का बेन के साथ लेसन था। बेन डिलो के घर जाकर टाई से उसके बारे में पूछता है पर टाई कहता है कि उसका कोई बेटा ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये सुनकर बेन शॉक हो जाता है और उसे टाई के पोर्च पे भी वही सिंबल मिलता है जो डिलो ने जंगल में देखा था।
बेन उस सिंबल की पिक्चर लेता है और उसे इंटरनेट पे सर्च करता है। बेन को उस सिंबल से रिलेटेड कुछ मिथ्स मिलते हैं जिसके हिसाब से ये एक विच से रिलेटेड था जो लोगों को पजेस करती है और उनके बच्चों को ले जाती है। बेन अब एबी और टाई के एक्टिविटीज पर उनके घर पे नजर रखने लगता है और एक दिन उनके ट्रैश कैन में सैम की पिक्चर्स और बच्चे के टॉयज मिलते हैं। बेन ये बात मैलेरी से शेयर करता है और मैलेरी एक टॉन्टिंग नोट टाई के घर पे छोड़ जाती है। सैम अपने रूम में और अपने घर के बाहर सॉल्ट यानी नमक के सर्कल्स बनाता है और मीनवाइल एबी टाई के ईयर्स में कुछ स्पेल बोलती है जिसके बाद उसके ईयर्स ब्लीड होने लगते हैं। हम व्यूअर्स एक पजेस्ड एबी को देखते हैं जिसकी बॉडी और स्किन अब डिके होती जा रही थी। उस रात मरीना में मैलेरी ऑफिस को बंद करके जा रही होती है और हम उस क्रीचर की आकृति को देखते हैं जो ऑफिस से मैलेरी के फैमिली की एक फोटो ले जाती है। अगले दिन बेन टाई के घर के सेलर को चेक करने की सोचता है जहां उसे एक श्राइन मिलती है और वहां कुछ फोटोज भी होते हैं। एक फोटो में उसे टाई के फैमिली की पिक्चर मिलती है जिसमें टाई का फेस स्क्रैच था और एक दूसरे पिक्चर में बेन को मैलेरी और उसके सिस्टर लिली दिखते हैं जिसमें मैलेरी का फेस स्क्रैच था। बेन रियलाइज करता है कि अब वो क्रीचर लिली को टारगेट करने वाली है और वो तुरंत मैलेरी को कॉल करता है, लेकिन मैलेरी को याद ही नहीं था कि उसकी कोई सिस्टर है और बेन लिली को ढूंढने निकल जाता है। बेन को पहले लिली कहीं नहीं मिलती और उसकी कुछ लोकल टीम से थोड़ी फाइट भी हो जाती है, पर बेन को फिर एबी और लिली फॉरेस्ट की तरफ जाते दिखते हैं और वो उनके पीछे भागता है। बेन उस ट्री के पास पहुंचता है जिसके अंदर वो क्रीचर लिली को लेकर जा रही थी और बेन लिली को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो गिरकर अपना सर एक रॉक में स्मैश कर देता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। अब यहाँ मैं आपको उस क्रीचर से रिलेटेड थोड़ी बातें बता देता हूँ ताकि आपको इस फिल्म की कहानी को समझने में आसानी हो। वो क्रीचर असल में लोगों की मेमोरी ले जाती है और उन्हें कंट्रोल भी कर सकती है, जैसा उसने टाई के साथ किया, और ऐसा करने के बाद वो उनके बच्चों पे फीड करती है। एनीवेज, लियाम के घर पुलिस आ चुकी थी क्योंकि बेन वाज मिसिंग, पर बेन के इरेटिक बिहेवियर जैसे नेबर्स के घर को ब्रेक करना, घर से बार बार गायब होना, मरीना से गायब होना, लोकल किड्स के साथ लड़ाई करना इत्यादि, इन बिहेवियर्स की वजह से बेन हिमसेल्फ वाज इन ट्रबल। बेन के ऊपर कोई चार्जेस प्रेस नहीं करता तो उसे कस्टडी में नहीं लिया जाता, और जब बेन घर आकर सारा से बात करता है तो वो देखता है कि वहाँ रखे फ्लावर्स डिके हो रहे हैं। बेन समझ जाता है कि ये सारा नहीं बल्कि वो क्रीचर है और वो उसके आर्म को स्लैश कर देता है इससे पहले कि सारा उस पर अटैक कर पाए। लियाम वहाँ जाता है और अब बेन को कस्टडी में लिया जाता है। सारा एक पुलिस के कान में वही स्पेल बोलती है जो टाई के ऊपर यूज हुआ था और वो सारा के कंट्रोल में आ जाता है। बेन को ये पुलिस ले जाता है और बेन उसके ईयर्स को ब्लीड होता देखता है। रास्ते में वो पुलिस कार को रोककर बेन को बीच पर डुबाने की कोशिश करता है, पर एक डॉग आकर उस पुलिस वाले को डिस्ट्रैक्ट कर देता है। वो पुलिस वाला रियलाइज करता है कि उसे कोई कंट्रोल कर रहा है और इसीलिए वो खुद को गोली मार देता है। दूसरी तरफ लियाम, जो बेन की बातों को नहीं मानता था, वो डिसाइड करता है कि वो इन चीजों को चेक करेगा और इसीलिए वो टाई के घर जाता है जहाँ उसे एबी की बॉडी और टाई सीलिंग से बंधे मिलते हैं। लियाम को वहाँ एक श्राइन भी मिलता है, पर तभी सारा आकर लियाम को नाइफ से स्टैब कर देती है। इससे पहले कि सारा लियाम को मार सके, बेन वहाँ आ जाता है और वो सारा को शूट कर देता है। दिस सीन वाज स्ट्रेंज क्योंकि वो क्रीचर सारा के स्किन को चीर कर उससे बाहर निकलती है। इसी बीच वहाँ आग लग जाती है जिससे वो श्राइन जल जाता है और बेन लियाम को लेकर बाहर निकल जाता है, लेकिन उस श्राइन के जलने के बाद बेन को उसके मेमोरीज याद आते हैं और उसे अपना भाई नेथन याद आता है। जी हाँ दोस्तों, उस विच ने बेन के मेमोरीज को भी इरेज कर लिए थे और फ्लैशबैक के कुछ सीन्स में हम देखते हैं कि बेन जब लियाम के यहाँ आया था तो उसके साथ नेथन भी था, पर क्योंकि ये मूवी बेन के स्टोरी को दिखा रही थी फ्रॉम हिज पर्सपेक्टिव तो हमें वही टाइमलाइन दिखाया गया जो बेन को उसके मेमोरीज इरेज होने के बाद याद था। इन शॉर्ट, बेन का एक भाई नेथन भी उसके साथ यहाँ आया था। एनीवेज, बेन कुछ सामान लेता है जैसे सॉल्ट एंड रोप एंड मैलेरी के साथ वो उस ट्री के पास जाता है टू गेट नेथन। बेन ट्री के चारों तरफ मैलेरी को सॉल्ट सर्कल बनाने कहता है और खुद अंदर जाता है। बेन को विच डिलो के लाश को खाते हुए मिलती है और बेन नेथन को ढूंढने में कामयाब हो जाता है। वो नेथन को बाहर निकाल देता है और अब लिली को ढूंढने जाता है। इसी बीच वो विच उस पर अटैक कर देती है, पर लिली वहाँ पर डिलो के पोलराइड कैमरा से विच को डिस्ट्रैक्ट करती है और बेन उसे चकमा देकर लिली के साथ बाहर आ जाता है। वो विच बेन के पैर को पकड़ लेती है, लेकिन तभी लियाम कार के साथ आता है और वो कार को विच के ऊपर चढ़ा देता है। उस ट्री में ब्लास्ट से आग लग जाती है जिससे हमें लगता है कि मे बी क्रीचर उस आग में जल गया हो और मैलेरी उस ट्री को देखती रहती है जबकि बाकी सभी लोग वहां से जाने लगते हैं।
सीन अब कुछ दिन बाद मैलेरी को लिली के थेरेपिस्ट से बात करते दिखाता है, जहां वो थेरेपिस्ट मैलेरी से उस ट्री के बारे में पूछती है जिसका जिक्र लिली ने अपने सेशंस के दौरान किया था। मैलेरी ये सब लिली के नाइटमेयर्स बताकर बात को इग्नोर कर देती है और मरीना चली जाती है। अब सीन बेन को दिखाता है, जो कि नेथन के साथ अपनी माँ के घर वापस जाने निकला है। बेन और मैलेरी मरीना पे एक किस शेयर करते हैं और मैलेरी उसे एक फ्लावर देती है। बेन जब कार में इस फ्लावर को स्मेल करता है तो वो रियलाइज करता है कि ये फेक है, विच वाज स्ट्रेंज। वहीं दूसरी तरफ हम मैलेरी को एक बोर्ड पे कुछ बच्चों के साथ देखते हैं जो कि इविल वे में स्माइल करती है। मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी द रेचेड मूवी की कहानी और अब हम इस मूवी से रिलेटेड कुछ थियरीज और क्वेश्चंस की बातें करेंगे। तो सबसे पहला सवाल ये है कि इस फिल्म में दिखाया गया मॉन्स्टर क्या है। तो इसका आंसर है कि इट्स अ स्लिप स्किन हैग, जिसे बू हैग के नाम से भी जाना जाता है। ये एक मिथिकल क्रीचर है जो गुला कल्चर के फोकलोर में पाई जाती है। लेजेंड के हिसाब से ये क्रीचर वैम्पायर्स की तरह होते हैं, बट अनलाइक वैम्पायर्स ये सिर्फ खून नहीं पीते बल्कि लोगों के ऊपर फीड करते हैं। इन क्रीचर्स के पास स्किन नहीं होता और इसीलिए इनकी स्किन रेड या रॉ दिखती है। अब क्योंकि उनके पास स्किन नहीं होता तो वो अपने विक्टिम्स के स्किन को यूज करके उसे पहनते हैं। अब इसी मिथिकल क्रीचर का इस्तेमाल द रेचेड मूवी में किया गया है। एक सीन में जब बेन उस पेगन सिंबल को रिसर्च करता है तो उसे इस क्रीचर से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है। उसे पता चलता है कि ये क्रीचर एक डार्क मदर है जो कि रूट, रॉक और ट्री से बनी हुई है। ये क्रीचर अपने पावर्स यूज करके पहले एक फैमिली के प्राइमरी केयर गिवर को मारकर उसका स्किन यूज करती है और फिर उसके बच्चों को खाती है, जैसा कि उसने एबी के साथ किया। और तो और वो अपने विक्टिम के एक्शंस को और उनके मेमोरीज को भी कंट्रोल कर सकती है, जैसा कि टाई के साथ हुआ। These statements also prove कि ये क्रीचर सिर्फ फीमेल के स्किन को ही यूज करती है, as they are the primary caregiver of a family। मूवी में हम देखते हैं कि एक पॉइंट पे एबी की स्किन डीके हो जाती है और वो इसीलिए क्योंकि इट वाज अ डेड स्किन ऑफ फ्लैश। अगर हम उस सिंबल के बारे में बात करेंगे तो वो एक पेगन सिंबल है जो कि अर्थ को सिंबलाइज करता है और मूवी में ये भी बताया गया है कि वो क्रीचर अर्थ से बनी है। इतना ही नहीं, बेन को उसके रिसर्च से ये पता चलता है कि वो क्रीचर उन्हें फीड करती है जिनकी मेमोरीज उसने इरेज कर दी है और उसके प्रेजेंस से सारे लाइफ फॉर्म डीके हो जाते हैं, जैसे फ्लावर्स एक्सेट्रा। अब अगर हम उस श्राइन में लगे पिक्चर्स को ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चलता है कि जिनके फेसेस को उस क्रीचर ने स्क्रैच किया था उन्हीं की मेमोरीज ही इरेज हुए थे, जैसे टाई, मैलेरी, बेन, लियाम और उसकी वाइफ। इस बात का कनेक्शन किसी रिचुअल से है जो कि मूवी में दिखाया नहीं गया है और इन्हीं पिक्चर्स के जलने के बाद ही बेन को नेथन के बारे में याद आता है। फिल्म में इस क्रीचर के पावर से रिलेटेड कुछ इनकंसिस्टेंसीज और लूप होल्स हैं। जैसे पहले तो एबी के स्किन को पहनने में उस क्रीचर को इतना टाइम लगा, लेकिन जब वो सैरा को पजेस करती है तो सब काफी जल्दी हो जाता है। इतना ही नहीं, जब सैम और डिलो के मेमोरीज वो टाई के माइंड से इरेज करती है तो बेन को फिर भी डिलो के बारे में याद था, तो फिर नेथन के बारे में किसी को कैसे याद नहीं था। इसके अलावा जब वो क्रीचर इजीली टाई और उस पुलिस ऑफिसर के एक्शंस को कंट्रोल कर सकती थी तो उसने बेन को रोकने के लिए ऐसा कुछ क्यों नहीं किया। ये सब मूवी में बताया नहीं गया है। अब दूसरा मोस्ट कॉमन सवाल ये कि क्या मैलेरी भी अब उस क्रीचर के द्वारा पजेस थी, जैसा हमें लास्ट सीन में हिंट किया गया है। तो आई थिंक इट्स पॉसिबल। मूवी में हैक को मरा हुआ दिखाया नहीं गया है, तो इट्स पॉसिबल कि उसने मैलेरी के बॉडी को पजेस कर लिया है। पर पर्सनली आई थिंक मैलेरी खुद एक विच या सुपरनैचुरल क्रीचर है जो कि उस स्लिप स्किन हैक से डिफरेंट है। मूवी के कई सीन्स में हमने उस ट्री को अलग अलग जगहों पर देखा था, तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि वहाँ एक से ज्यादा ट्री होने का मतलब है एक से ज्यादा क्रीचर्स। इसके अलावा कुछ और सीन्स भी हैं जो इस बात को प्रूव करते हैं कि शायद मैलेरी भी एक अलग विच है, जैसे वो नोट जो वो एबी के घर छोड़ जाती है जिसमें एक विच का कार्टून बना हुआ था। मैलेरी एंड में उस ट्री को जलने के बाद उस ट्री को सैडली देखती है और वो लिली के थेरेपिस्ट को ये कहती है कि वो ट्री लिली के नाइटमेयर्स से है। I mean, अगर कोई कनेक्शन नहीं होता तो वो सीन फिल्म में इंक्लूडेड ही नहीं होता। पर्सनली मेरी थियरी ये है कि मैलेरी जो कुछ भी है वो किसी तरह वाटर से रिलेटेड है। वो मरीना में काम करती है और एंड सीन में भी वो बोट पे ही उन बच्चों के साथ थी, तो इट्स पॉसिबल कि वो एक और क्रीचर है जिसके बारे में हमें शायद इस मूवी के सीक्वल में पता चलेगा। ऑन द फ्लिप साइड इट्स ऑल्सो पॉसिबल कि मैलेरी इसी मूवी में दिखाए गए क्रीचर द्वारा पजेस्ड है या फिर मैलेरी एकदम ही नॉर्मल है। नाउ इस मूवी में एक मेजर थीम है बेन की कहानी, यानी कि स्टार्टिंग में बेन बहुत सेल्फिश था, जहां वो सिर्फ अपने बारे में सोचता था। बेन डिनो मिस करता है, लियाम और सारा को बुरा वाला कहता है एक्सेट्रा, पर एंड में वो खुद की जान खतरे में डालकर लिली और नेथन को बचाता है। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि ये मूवी बेन के पर्सपेक्टिव से बनी है, तो मूवी में हम नेथन को कभी नहीं देखते, क्योंकि जब बू हैक बेन के मेमोरीज को इरेज कर देती है तो बेन के सारे मेमोरीज जो नेथन से रिलेटेड हैं वो गायब हो जाते हैं।
अब बेन की मेमोरीज कब इरेज हुए वो तो बताया नहीं गया है, लेकिन वो लियाम के घर पर आने के बाद ही हुआ था। ऐसा होने पर बेन के जो पिछले मेमोरीज थे विच वर रिलेटेड टू नेथन लाइक द बस राइड, वो भी बेन के माइंड से चली जाती है। इट्स एज बेन के माइंड से नेथन का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गया था, लेकिन उस पिक्चर के चलने के बाद बेन के सारी मेमोरीज वापस आ जाते हैं। मूवी में हम अलग अलग सीन्स में नोटिस करते हैं कि डाइनिंग टेबल पे 4 प्लेट सजे हुए थे, जो एक सटल रिमाइंडर है कि उस घर में और कोई भी था, पर क्योंकि बेन की मेमोरीज इरेज कर दी गई थी तो हम नेथन को कभी देख ही नहीं पाते। तो दोस्तों ये थी मेरी कुछ थियरीज ऑब्जर्वेशन ऑन द मूवी द रेचेड, और मुझे